आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करने वाले सभी 5 राजवंशों को कालानुक्रमिक रूप से समझना है। और सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि उनके पीछे के तंत्र का विश्लेषण करना भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन शानदार ट्रिक्स पर चर्चा करना जिनसे ये पूरा घटनाक्रम छात्रों को आसानी से याद हो जाए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही अहम मिशन है। एकदम सही। इस कालखंड से हर साल कई प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सुल्तानों के नामों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कौन सा विभाग क्यों बना और सत्ता का हस्तांतरण किन परिस्थितियों में हुआ। तो फिर चलिए बिना कोई समय गंवाए अपनी पहली और सबसे शक्तिशाली मास्टर ट्रिक से शुरुआत करते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये एक वाक्य मतलब एक मास्टर की तरह काम करेगा, जो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का सही क्रम खोल देता है। वो वाक्य है, गुल खिले तो सैयद लोधी। गुल खिले तो सैयद लोधी। हाँ, ये बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है याद रखने का, है ना। आइए इस मास्टर ट्रिक का विश्लेषण करते हैं। गुल से बनता है गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, और उसके बाद सीधे सैयद और अंत में लोधी वंश। इन 5 राजवंशों ने मिलकर दिल्ली पर शासन किया। हमारे स्रोतों से एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये भी सामने आता है कि इस पूरी सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा, जिसने पूरे 94 वर्षों तक राज किया। बिल्कुल, 94 साल। और वहीं अगर हम सबसे कम समय तक सत्ता में रहने वाले वंश की बात करें तो वो खिलजी वंश था, जिसका कार्यकाल मात्र 30 वर्ष का था। सिर्फ 30 साल? हाँ, बस 30 साल। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि सिर्फ 3 दशक राज करने के बावजूद खिलजी वंश ने जो प्रशासनिक और आर्थिक बदलाव किए, उनका प्रभाव इतना गहरा था कि वो कालखंड इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। खैर, कालक्रम के अनुसार सत्ता के इस खेल की शुरुआत खिलजियों से नहीं होती है। तो किन से होती है? ये उन लोगों से होती है जो खुद कभी गुलाम हुआ करते थे और बाद में चलकर सुल्तान बने। अरे वाह! और इसीलिए इस पहले चरण को गुलाम वंश कहा गया, जिसका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इस वंश के प्रमुख शासकों को एक क्रम में याद रखने के लिए छात्रों के पास एक मजेदार ट्रिक होनी चाहिए। ट्रिक है, कुतुब मीनार के आराम में इल्तुत का रजिया, मसूद, नासिर बलबन का कैकू, कयूमर्स। हाँ, ये वाक्य सुनने में थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसमें पूरा का पूरा गुलाम वंश एक ही धागे में पिरोया हुआ है। चलिए फिर इस धागे को खोलते हैं। कुतुब से आशय है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का खास गुलाम था और इसी ने 1206 में सल्तनत की नींव रखी थी। इसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला और हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो क्या? एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बाद भी ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि ग्रहण ही नहीं की। वो जीवन भर केवल सिपहसालार या मलिक बनकर ही राज करता रहा। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक वजह थी। ऐबक अच्छे से जानता था कि वो असल में एक गुलाम है। अगर वो अचानक खुद को सुल्तान घोषित कर देता तो गोरी के जो अन्य शक्तिशाली अमीर और तुर्क सरदार थे वे विद्रोह कर सकते थे। इसलिए उसने सुल्तान का ताज पहनने के बजाय पर्दे के पीछे से सत्ता चलाई। बहुत ही चालाकी भरा कदम था। वास्तुकला की बात करें तो उसने दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और प्रसिद्ध कुतुब मीनार की नींव रखी। बिल्कुल, और यहाँ छात्रों को याद रखना चाहिए कि कुतुब मीनार की नींव उसने अपने नाम पर नहीं बल्कि प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी थी। हाँ, ये एक आम गलतफहमी होती है और ऐबक की मृत्यु का तरीका भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान, जिसे हम आज पोलो कहते हैं, वही खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हमारी ट्रिक का अगला शब्द आता है आराम, यानी ऐबक के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक आराम शाह। लेकिन वो आराम शाह नाम के अनुरूप ही सिर्फ आराम तलब निकला। वो पूरी तरह से अयोग्य था। इसलिए इल्तुतमिश, जो हमारी ट्रिक का इल्तुत है, उसने जुद के युद्ध में आराम शाह को हरा दिया और सत्ता हथिया ली। असल में ऐतिहासिक रूप से इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक? ऐबक को क्यों नहीं?
क्योंकि इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था और राज्य को एक ढांचा दिया था। अच्छा, और इल्तुतमिश ने कई ऐसे ढांचागत सुधार भी किए जो लंबे समय तक चले। जैसे उसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, साथ ही तुर्काने चहलगामी, जिसे हम चालीसा दल भी कहते हैं, उसका गठन किया। ये 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक खास समूह था। अगर मैं आज के ज़माने से इसकी तुलना करूं, तो ये चालीसा दल मुझे किसी आधुनिक कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह लगता है, जिसे इल्तुतमिश ने अपनी ताकत बढ़ाने और प्रशासन चलाने के लिए बनाया था। ये तुलना दिलचस्प तो है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज का कॉर्पोरेट बोर्ड सिर्फ सलाह देता है या नीतियां बनाता है, लेकिन ये चालीसा दल इल्तुतमिश की मौत के बाद एक खतरनाक माफिया सिंडिकेट की तरह काम करने लगा था। मतलब ये इतना ताकतवर हो गया था कि खुद ही तय करने लगा था कि अगला सुल्तान कौन होगा, और जो इनकी बात नहीं मानता था उसे रास्ते से हटा दिया जाता था। बाप रे, बिल्कुल एक किंगमेकर की तरह। और इक्ता प्रणाली भी तो बहुत अनोखी थी। इक्ता का मतलब था अधिकारियों को नकद वेतन देने के बजाय जमीन का एक टुकड़ा दे देना, जहां से वे खुद लगान वसूल कर सकें। खजाने पर बोझ कम करने का ये शानदार तरीका था। हाँ, और आर्थिक स्थिरता के लिए इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। और कूटनीति की बात करें तो इसी के समय 1221 में चंगेज खान का खतरा मंडराया था, जिसे उसने अपनी सूझबूझ से भारत आने से टाल दिया। इल्तुतमिश के बाद कुछ कमजोर शासक आए, जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसे दिल्ली की जनता ने ही हटा दिया और रजिया सुल्तान को चुना। रजिया हमारी ट्रिक का अगला हिस्सा है। रजिया सुल्तान का गद्दी पर बैठना सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका। लेकिन रजिया की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो केवल नाम की शासिका बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसने दरबार में कुबा यानी कोट और कुलहा यानी टोपी पहनकर आना शुरू कर दिया। और शायद यही बात उस तथाकथित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी चालीसा दल को चुभ गई। एक महिला का उनके ऊपर शासन करना, और ऊपर से उसने एक गैर तुर्क अमीर जलालुद्दीन याकुत को अमीर-ए-अखूर यानी अश्वशाला का प्रधान बना दिया। ये तो उन सरदारों के लिए सीधा अपमान था। बिल्कुल, और इसी वजह से भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया ने कूटनीति खेलते हुए अल्तूनिया से ही विवाह कर लिया ताकि अपनी सत्ता बचाई जा सके। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ा ना। 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी। रजिया के बाद बहराम शाह और मसूद शाह जैसे कठपुतली शासक आए। फिर आता है हमारी ट्रिक का नासिर यानी नासिरुद्दीन महमूद। ये शासक मुझे हमेशा हैरान करता है। मतलब एक सुल्तान होकर भी ये टोपी सीकर और कुरान की नकल बेचकर अपना गुजारा करता था। हाँ, देखने में ये बड़ा महान लगता है, लेकिन ये सादा जीवन कोई महान त्याग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। वो कैसे? देखिए, असली ताकत उसके वजीर बलबन के हाथों में थी, जिसे नसरुद्दीन ने उलूक खान की उपाधि दी थी। नसरुद्दीन अच्छे से जानता था कि अगर वो सत्ता में ज्यादा दखलंदाजी करेगा तो वो चालीसा दल उसे भी मरवा देगा, तो उसने खुद को राजनीति से दूर ही रखा। स्मार्ट था। और जब बलबन खुद गद्दी पर बैठा, जो हमारी ट्रिक का बलबन है, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसी चालीसा दल को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसका वो खुद कभी हिस्सा रहा था। बलबन की नीतियां बहुत क्रूर थीं। क्या उसकी वो मशहूर रक्त और लौ की नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाकई उस समय की कोई मजबूरी थी या सिर्फ उसका अहंकार? इसे केवल अहंकार नहीं कहा जा सकता। ये सत्ता को वापस सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का एक निर्मम लेकिन जरूरी उपाय था। बलबन जानता था कि जब तक ये सरदार ताकतवर रहेंगे, सुल्तान की जान को हमेशा खतरा रहेगा। इसलिए उसने राजत्व का सिद्धांत गढ़ा। हाँ, उसने खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया, जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई। बिल्कुल, यानी उसने सुल्तान के पद को आम इंसानों से उठाकर भगवान के बराबर कर दिया। इसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव को लोगों के दिमाग में गहरा करने के लिए उसने सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पाबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना जैसी अमानवीय प्रथाएं शुरू की। और फारसी त्योहार नवरोज मनाना भी तो इसी ने शुरू किया था ना? हाँ, नौरोज भी। और सेना को मजबूत करने के लिए दीवान आरीज नाम का एक अलग सैन्य विभाग भी बनाया।
लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद ये खौफ का पूरा साम्राज्य बिखरने लगा। उसका पोता कैकुबाद, जो हमारी ट्रिक का कैकू है, वो लकवाग्रस्त हो गया था और अंतिम शासक शमसुद्दीन कयूमर्स यानी कयूमर्स शासन नहीं संभाल पाए। जलालुद्दीन खिलजी ने इसी कयूमर्स की हत्या करके एक नए राजवंश की नींव रखी। और इस तरह गुलाम वंश का खूनी अंत हुआ और खिलजी वंश सत्ता में आया। ये वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश को याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है छात्रों के लिए। जलाल ने अली को मुबारक किया। हाँ, यहाँ जलाल का अर्थ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये खिलजी वंश का संस्थापक था और आपको बता दूं कि अपने समय के अन्य शासकों की तुलना में इसके विचार काफी उदार थे। उदार? एक सल्तनत काल के शासक के लिए ये थोड़ा अजीब है। हाँ, इसका स्पष्ट मानना था कि चूंकि भारत में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, इसलिए यहाँ पूरी तरह से एक इस्लामिक राज्य कभी स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति में अक्सर उदारता को कमजोरी मान लिया जाता है। 1296 में उसके अपने ही भतीजे और दामाद ने कड़ा मानिकपुर में धोखे से उसकी हत्या कर दी। ये भतीजा था अली गुरशास्प, जो हमारी ट्रिक का अली है, जिसे आज दुनिया अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। सत्ता में आते ही भाई साहब ने खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल उसके अभूतपूर्व सैन्य और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उसने एक विशाल स्थायी सेना की नींव रखी और सैनिकों को पहली बार नकद वेतन देना शुरू किया। और सेना में जो भ्रष्टाचार होता था, जैसे खराब घोड़े रखना या युद्ध के समय सैनिकों की जगह भाड़े के लोग भेज देना, उसे रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा और सैनिकों का हुलिया रजिस्टर में दर्ज करने की प्रथा भी शुरू की थी। एकदम सही। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का सबसे चर्चित कदम उसकी बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी। वस्तुओं के दाम सरकार द्वारा तय किए गए थे। बिल्कुल। आज के जमाने में हम जो MRP या मैक्सिमम रिटेल प्राइस और महंगाई को रोकने वाली नीतियां देखते हैं, अलाउद्दीन ने उसका एक बेहद आक्रामक और क्रूर रूप 13वीं सदी में ही लागू कर दिया था। इसके लिए उसने दीवाने रियासत और शहनाए मंडी जैसे पद बनाए थे। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि एक क्रूर सैन्य तानाशाह अर्थशास्त्र में इतना अभिनव यानी इनोवेटिव कैसे हो सकता है? देखिए, यहाँ अर्थशास्त्र का ज्ञान कम और सैन्य मजबूरी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, वो कैसे? अलाउद्दीन को एक विशाल स्थायी सेना रखनी थी ताकि वो मंगोलों के आक्रमण से बच सके और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। लेकिन शाही खजाना तो सीमित था। अगर वो सैनिकों को ज्यादा वेतन देता तो खजाना कुछ ही सालों में खाली हो जाता। इसलिए उसने बाजार में अनाज से लेकर घोड़ों और कपड़ों तक हर चीज की कीमत इतनी कम और फिक्स कर दी कि सैनिक कम वेतन में भी आसानी से अपना गुजारा कर सकें। ओह, तो ये कारण था। और इसे लागू करने का तरीका तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बरीत यानी गुप्तचर और मुनियान यानी मुखबिर पूरे बाजार में छोड़ दिए थे। अगर कोई दुकानदार कम तौलता था तो अलाउद्दीन के आदेश पर उस दुकानदार के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना उसने कम तौला है। हाँ, ये खौफ ही वो असली मैकेनिज्म था जिसने बाजार नियंत्रण को सफल बनाया। इसके अलावा राजस्व व्यवस्था में भी वो बेहद सख्त था। उसने भूमि की पैमाइश यानी मापन कराकर लगान लेना शुरू किया। इस प्रणाली को मसाहत कहा गया। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नया विभाग दीवाने मुस्तखराज भी बनाया गया। लगान के अलावा उसने आम जनता पर चराई कर, जो दुधारू पशुओं पर लगता था, और घरी कर, जो घरों या झोपड़ियों पर लगता था, जैसे नए टैक्स भी थोप दिए। और इन्हीं संसाधनों की लूट के दम पर उसने साम्राज्य का विस्फोटक विस्तार किया। उसका सेनापति मलिक काफूर, जिसे 1000 दीनारी भी कहा जाता था, उसने पूरे दक्षिण भारत को रौंद डाला। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने उसी मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा सौंपा था। हाँ, और 1303 का चित्तौड़ अभियान भी रानी पद्मिनी के जौहर के लिए इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। वास्तुकला की बात करें तो उसने अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला बनवाया। लेकिन इतने खूंखार शासक के बाद इस खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ, ये हमारी ट्रिक के आखिरी शब्द मुबारक में छिपा है। हाँ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। मतलब ये इतिहास के सबसे विचित्र शासकों में से एक था।
सत्ता का नशा और विलासिता इस कदर हावी थी कि स्रोत बताते हैं ये कभी-कभी दरबार में महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाता था। बाप रे। और इसने अति उत्साह में खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। अंततः इसके ही वजीर खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और इस तरह खिलजी वंश का अजीबोगरीब अंत हुआ। और इसके बाद जो खालीपन आया उसे भरने के लिए हमारी चर्चा का अगला और सबसे लंबा राजवंश सामने आता है, तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। ये वो दौर था जहां एक तरफ कृषि के लिए नहरें खोदी गईं तो दूसरी तरफ इतिहास की सबसे शानदार लेकिन पूरी तरह से विफल योजनाएं भी बनाई गईं। इस वंश को याद रखने की ट्रिक है गया मोहम्मद फिरोज का नासिर। यहां गया का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक। इसने गाजी मलिक के नाम से विद्रोह किया था और गद्दी हासिल की। परीक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों को याद रखना चाहिए कि सिंचाई के लिए कुएं और नहरें बनवाने वाला ये पहला सुल्तान था। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर भी बसाया था। लेकिन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। औलिया साहब ने इसके लिए एक बहुत मशहूर बात कही थी, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली दूर है। और ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय दिल्ली के पास ही अफगानपुर में एक लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन दबकर मर गया। और विडंबना देखिए, ये लकड़ी का महल उसके अपने ही बेटे जूना खान ने बनवाया था। और यही जूना खान फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, जो हमारी ट्रिक का मोहम्मद है। इसे इतिहास में अक्सर विद्वान मूर्ख या स्वप्नशील राजा कहा गया है। इसके पास ज्ञान बहुत था लेकिन व्यावहारिकता शून्य थी। बिल्कुल। अगर आज के संदर्भ में देखें तो मुझे मोहम्मद बिन तुगलक बिल्कुल किसी फ्यूचरिस्टिक टेक स्टार्टअप के सीईओ की तरह लगता है। एक ऐसा सीईओ जिसने ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जिनके लिए दुनिया अभी तैयारी नहीं थी या जिनका एग्जीक्यूशन बहुत ही घटिया था। हाँ, ये टेक सीईओ वाली एनालॉजी बहुत हद तक सही बैठती है, लेकिन एक बहुत बड़े अंतर के साथ। एक टेक सीईओ के फेल होने पर सिर्फ निवेशकों का पैसा डूबता है, लेकिन एक सुल्तान के गलत फैसले से लाखों लोग भूख से मर गए। आइए उसकी 5 योजनाओं के पीछे के तंत्र को समझते हैं। पहली योजना थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब बहुत उपजाऊ था, इसलिए उसने वहां टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन टाइमिंग देखिए, जिस साल टैक्स बढ़ाया उसी साल वहां भयंकर अकाल पड़ गया। अधिकारियों ने फिर भी जबरन टैक्स वसूला, जिससे किसान बागी हो गए। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए उसने कृषि विभाग दीवान ए अमीर को ही बनाया और किसानों को सौंदर नाम का लोन दिया, लेकिन तब तक पूरी कृषि व्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। और उसकी दूसरी योजना तो लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न थी, राजधानी परिवर्तन। 1327 में उसने दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहते हैं, वहां राजधानी स्थानांतरित की। तर्क यह था कि दक्षिण भारत पर नियंत्रण के लिए ये केंद्र में है। लेकिन उसने सिर्फ अपना दरबार नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता को वहां जाने का आदेश दे दिया। इतनी लंबी यात्रा में हजारों लोग रास्तों में ही मर गए और अंततः जब उसे समझ आया कि दौलताबाद से उत्तर भारत पर नजर नहीं रखी जा सकती, तो उसने फिर से सबको दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया। उसकी तीसरी योजना उस टेक सीईओ की तरह थी जिसका क्रिप्टो क्रैश हो गया हो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 14वीं सदी में पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो उसने फियाट करेंसी का कॉन्सेप्ट लगाया और तांबे और कांसे के सिक्के चला दिए, जिनकी वैल्यू उसने चांदी के टंके के बराबर तय कर दी। विचार तो बहुत क्रांतिकारी था। मतलब आज हम कागज के नोट ही तो इस्तेमाल करते हैं। फिर ये योजना फेल क्यों हुई? सुरक्षा चिन्ह नहीं बनाया। ओह। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने ही घरों में बर्तन पे घिलाकर नकली सिक्के डालने शुरू कर दिए। हर घर टकसाल बन गया। लोग विदेशी व्यापारियों को नकली सिक्के देते और खजाने से असली चांदी बदल लेते। पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई और अंततः उसे ये योजना वापस लेनी पड़ी। और उसकी चौथी और पांचवी योजनाएं सैन्य दुस्साहस थीं। खुरासान अभियान के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी की और उन्हें 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया। लेकिन बाद में खुरासान के शासक से उसकी संधि हो गई और वो सेना बेकार हो गई, खजाना लुट गया। और कराचल अभियान में उसने हिमालय की बर्फीली वादियों में सेना भेज दी, जहां खराब मौसम और ठंड ने उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। और इन्हीं सब अव्यवस्थाओं के बीच 1333 में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी भी बनाया था और इब्न बतूता ने किताब-उल रहला नाम की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तुगलक के इन्हीं फैसलों से परेशान होकर दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आजाद हो गए। हाँ,
और जब 1351 में उसकी मौत हुई तो इतिहासकार बदायूनी ने तंज कसते हुए लिखा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है ट्रिक का फिरोज यानी फिरोज शाह तुगलक। चूंकि पिछले सुल्तान के समय जनता, अमीर और उलेमा वर्ग सभी भड़के हुए थे, इसलिए फिरोज शाह ने एक नई रणनीति अपनाई, तुष्टीकरण और डैमेज कंट्रोल का रास्ता। उसने रूढ़िवादी उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए शासन को पूरी तरह से इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश की। परीक्षा के लिए ये बहुत अहम तथ्य है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला वो पहला सुल्तान था। यहाँ छात्रों को करों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। उसने 24 तरह के छोटे-मोटे कष्टदायक करों को खत्म कर दिया और इस्लामी कानून के अनुसार सिर्फ 4 मुख्य कर रखे। कौन कौन से? पहला, खराज यानी भूमि कर या लगान। दूसरा, खुम्स यानी युद्ध में लूटा गया माल। अक्सर खजाने और सैनिकों के बीच ये बंटता था। तीसरा, जजिया, जो गैर मुस्लिमों से सुरक्षा के नाम पर लिया जाता था। और चौथा, ज़कात, जो मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक दान था। इसके अलावा उसने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें बनवाई और एक नया सिंचाई कर हक-ए-शर्ब भी लगाया। लेकिन फिरोज शाह को उसके लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है। उसने दीवाने बंदगी बनाया, जो दासों का विभाग था। कहते हैं उसके पास लाखों दास थे। दीवाने खैरात बनाया, जो गरीबों और अनाथों की मदद करता था, विशेषकर गरीब लड़कियों की शादी के लिए। और दारुल शफा नाम का एक मुफ्त सरकारी अस्पताल भी बनवाया। इसके अलावा उसने 300 से अधिक नए नगर बसाए, जिनमें हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद प्रमुख हैं। वह अशोक के 2 स्तंभों को भी उखाड़कर दिल्ली ले आया था। नासिर यानी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, इसके समय आते आते विशाल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर चुका था। हालत इतनी पतली हो गई थी कि लोगों के बीच ये मजाक मशहूर हो गया था कि सुल्तान का राज दिल्ली से पालम तक ही सिमट गया है। और इसी के समय 1398 में सबसे भयानक घटना घटी, तैमूर लंग का भारत पर क्रूर और विनाशकारी आक्रमण। तैमूर के इस भीषण आक्रमण ने दिल्ली को शमशान बना दिया और तुगलक वंश की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। इसी के साथ हम अपने अगले चरण में प्रवेश करते हैं। तैमूर दिल्ली को लूटकर तो वापस चला गया, लेकिन अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खान को यहाँ छोड़ गया। और इसी खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव रखी, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। उसने खुद को सिर्फ रैयत आला कहा और वो नियमित रूप से तैमूर के बेटे शाहरुख को टैक्स भेजता रहता था। इसके बाद मुबारक शाह आया, जिसने सुल्तान की उपाधि ली। मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन अहमद सिरहिंदी रहते थे, जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। सैयद वंश के इतिहास को जानने का ये एकमात्र प्रामाणिक स्रोत है। फिर मोहम्मद शाह आया और अंत में हमारी ट्रिक का आखिरी नाम अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह का किस्सा इतिहास में मुझे सबसे अजीब लगता है। आप सोचिए, अब तक हम जो खूनी रिले रेस देख रहे थे, जहां सत्ता के लिए लोग अपने भाइयों और चाचाओं का खून बहा रहे थे, वहां ये आलम शाह इतना कमजोर और शांत निकला कि इसने अपनी मर्जी से सिंहासन छोड़ दिया और बस रिटायर होकर बदायूं चला गया। देखिए, ये उस खूनी रेस के मनोवैज्ञानिक दबाव का नतीजा था। आलम शाह अच्छे से समझ चुका था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठना मतलब हर वक्त अपनी पीठ में खंजर घोंपे जाने का इंतजार करना है। उसने अपनी जान बचाना बेहतर समझा। और उसके इस शांतिपूर्ण रिटायरमेंट का सीधा फायदा मिला बहलोल लोदी को। और यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, लोदी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ये बात विशेष रूप से याद रखनी चाहिए कि पिछले चारों राजवंश गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। अफगानों की शासन शैली तुर्कों से बहुत अलग थी। बिल्कुल अलग थी। तुर्क सुल्तान खुद को सर्वेसर्वा और ईश्वर का रूप मानते थे, लेकिन अफगान शासक कबीलाई संस्कृति से आते थे, जहां राजा को सरदारों में प्रथम यानी फर्स्ट अमोंग इक्वल्स माना जाता था। लोदी वंश के सुल्तानों को याद रखने की ट्रिक है बहलोल का सिकंदर इब्राहिम। बहलोल से बहलोल लोधी। हाँ, इसने इसी कबीलाई संस्कृति का पालन किया। वो अपने अफगान सरदारों का इतना सम्मान करता था कि जब उसके सरदार खड़े रहते थे तो वो भी उनके सम्मान में सिंहासन पर नहीं बैठता था और उन्हें मकसद अली कहकर पुकारता था। इसने व्यापार के लिए बहलोली सिक्के भी चलाए। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी, जो इस वंश का सबसे महान और प्रभावशाली शासक माना जाता है।
1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और दिल्ली से राजधानी को आगरा ले गया, ताकि राजस्थान के राजपूतों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखा जा सके। भूमि मापने के लिए इसने एक नया पैमाना शुरू किया, जिसे गज-ए-सिकंदरी कहा गया, जो लगभग 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था। वो कैसे? एक तरफ वो फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से बहुत ही कोमल कविताएं लिखता था, शिक्षा को बढ़ावा देता था, लेकिन दूसरी तरफ वो धार्मिक रूप से बेहद कट्टर था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए बांट दिया था और मुस्लिम महिलाओं के पीरों की मज़ारों पर जाने पर सख्त रोक लगा दी थी। और अंततः आता है हमारी पूरी चर्चा और ट्रिक का आखिरी नाम, इब्राहिम, यानी इब्राहिम लोदी। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान साबित हुआ। सिकंदर लोधी के विपरीत इसका स्वभाव बहुत ही अभिमानी और तानाशाही वाला था। इसने अपने अफगान सरदारों को अपने अधीन दबाने की कोशिश की, जिससे इसके अपने ही लोग इसके दुश्मन बन गए। 1518 में खतौली के युद्ध में इसे मेवाड़ के पराक्रमी राणा सांगा ने बुरी तरह हरा दिया था, जिससे इसकी कमजोरी पूरे देश के सामने उजागर हो गई। और कमजोरी से परेशान होके पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम के अपने ही चाचा आलम खान लोधी ने घातक फैसला लिया। उन्होंने फरगाना के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे डाला। उन्हें लगा था कि बाबर तैमूर की तरह लूटपाट करके वापस चला जाएगा और वे गद्दी हथिया लेंगे। लेकिन इतिहास की स्क्रिप्ट कुछ और ही लिखी जानी थी, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने अपनी सैन्य कुशाग्रता का जबरदस्त परिचय दिया। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों और हाथियों की विशाल सेना थी, लेकिन बाबर के पास 2 चीजें थीं जो भारत के लिए बिल्कुल नहीं थीं। तोपखाना और तुलगोमा युद्ध पद्धति। बिल्कुल, सेना को कई हिस्सों में बांटकर दुश्मन को घेरने की रणनीति। तोपों की तेज गूंज से लोधी के हाथी भड़क गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि दिल्ली सल्तनत के पूरे 320 साल के इतिहास में वो युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाला एकमात्र सुल्तान बना। इसी के साथ उस विशाल दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की एक नई सुबह हुई। 1206 से शुरू हुई ये यात्रा 1526 में पानीपत के मैदान में आकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई।